हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं वेस्ट बंगाल से ऑर्को रंजन दास जी, जिन्होंने वेस्ट बंगाल पीएससी मिसलेनियस एग्जामिनेशन अपने पहले प्रयास में क्लियर किया है और ही सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ मास एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर, और यही इनकी पहली प्रेफरेंस भी थी। वेलकम ऑर्को Yes, टू ma'am. स्टडी आईक्यू। Thank you, ma'am, and thank you to the all group of Study IQ. Orko, we are very excited to know about your strategy. How did you prepare for West Bengal PSC miscellaneous examination? और ऑर्को के बारे में बता दूं तो इन्होंने सीटेट एग्जामिनेशन भी क्लियर किया है, तो ऑर्को कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दैट आल्सो। Thank you, ma'am. ऑर्को, शुरुआत करते Um, हैं हम वेस्ट बंगाल पीएससी मिसलेनियस एग्जामिनेशन की तैयारी से ही। एक एस्पिरेंट को कैसे इस तैयारी को अप्रोच करना है, इसके बारे में आप बताएं। मैम, वेस्ट बंगाल का जो ऑफिसर्स लेवल का एग्जाम्स होता है, जो WBCS है और मिसलेनियस है, इस दोनों एग्जाम से ही सब लोग सिलेक्टेड ऑफिसर्स मेनली सिलेक्टेड ग्रुप ए एंड ग्रुप डी ऑफिसर सिलेक्टेड होते हैं। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा मैं जो बात पे मैं जोर देना चाहूंगा वो पढ़ाई नहीं है। इट इज नॉट अबाउट स्टडी, इट्स अबाउट पेशेंस। क्योंकि मैम मैंने अभी आप जानते होंगे शायद, क्योंकि 2017 के एंड तक इसका फॉर्म मैंने भर चुका, हम लोगों ने भरा था। उसके बाद 2018 के मार्च में इसका प्रिलिमिनरी हुआ था। उसके बाद 2019 के जनवरी में इसका मेंस था एंड 2020 के दिसंबर में इसका इंटरव्यू था और 2021 के अगस्त तक इसका रिजल्ट आया है। तो इसलिए मैं सबको बोलना चाहूंगा कि अगर इस WBCS और मिसलिनियस के तरह बड़े बड़े एग्जाम में अगर आपको क्रैक करना है तो आपको पहले पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टडी सब लोग कर रहे हैं। अभी पैंडेमिक सिचुएशन में सभी जोर शोर से स्टडी कर रहे हैं, मगर अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो शायद ऑफिसर्स लेवल का एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, और को आपने बहुत ही राइटली मेंशन किया कि इस एग्जामिनेशन में स्टडी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितना ज्यादा पेशेंस रख पा रहे हैं। जैसे अगर हम इस एग्जामिनेशन की बात करें तो फॉर्म आपने 2017 में फिलअप किया था और रिजल्ट आज 2021 में आया है। इसलिए मैंने बोला था मैम, इसमें बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि पर ईयर में एक एक स्टेप हुआ था। एक एक स्टेप होने के लिए एक एक ईयर बीत गया, उसके बाद जाके रिजल्ट आया है। तो इसलिए मैं सब लोगों को, मेरे जूनियर्स को भी बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंस रखना चाहिए और पॉजिटिविटी सब हर वक्त रखना चाहिए। अदरवाइज शायद ये एग्जाम्स बहुत मुश्किल हो जाते हैं। बिल्कुल, पॉजिटिविटी के साथ साथ पेशेंस बहुत जरूरी है। और कब हम एग्जामिनेशन की तरफ आते हैं, कैसे आपने अपने लिए इस एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी बनाई? 3 लेवल होते हैं इस एग्जामिनेशन में, तो हम पहले रिटन लेवल की बात करते हैं। मैम, इसमें प्रिलिमिनरी होते हैं। प्रिलिमिनरी में दो सेक्शंस होते हैं। एक होता है जनरल नॉलेज का और एक होता है मैथमेटिक्स का। 75 क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज से और 25 आते हैं मैथमेटिक्स से। तो मैं इस एग्जाम से पहले मैं CGL का कोचिंग ले रहा था। मैं CGL के लिए प्रिपेयर हो रहा था। तो मेरा मैथ सेक्शन थोड़ा सा ठीक ठाक था, मगर मैंने इसके लिए एक्स्ट्रा से GK मुझको पढ़ना पड़ा। तो उस जर्नी में भी मुझको स्टडी IQ से बहुत सारा हेल्प मिला था। और उसके बाद जब मेन जो मैं बोलना चाहता हूँ, जब मैंने प्रिलिमिनरी क्रैक किया, उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट आया, जो मेंस पार्ट आया, उसमें इंग्लिश बंगाली तो ठीक ठाक था, मगर इस पर्टिकुलर एग्जाम में मिसलेनियस के जो डिस्क्रिप्टिव GK आते हैं वो बहुत ही नेशनल से इंटरनेशनल टॉपिक्स में आते हैं। तो वहां पे 30-40 मार्क्स का क्वेश्चंस रहता है, एक एक क्वेश्चंस रहता है। तो वहां पे मुझको स्टडी IQ ने बहुत बहुत ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि तभी रोहिंग्या का इशू चल रहा था और मैंने स्टडी IQ से वहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर से जिसका लेक्चर्स था वहाँ पे स्टडी IQ में, तो मैं वहाँ से बहुत सारे नोट्स बनाए थे। और दूसरा जो एक टॉपिक आया था वहाँ पे, रोहिंग्या को सबको मालूम था रोहिंग्या आने वाला है, तो रोहिंग्या सब प्रिपेयर करके गए थे। मगर एक टॉपिक आया था H1B वीजा, जिसको ज्यादातर लोग इग्नोर करके गए, मगर मैंने स्टडी IQ देख के वो वहाँ पे लेक्चर देख के रखा हुआ था, इसलिए मुझको वो भी बहुत अच्छे से पता था और मैंने वो मैं एकदम डिटेल्स में लिख के आया था और इसके लिए शायद मेरी आज सिलेक्शन हुआ है।
और को हम बहुत खुश हैं और वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि हम आपकी जर्नी का हिस्सा हैं और अपनी इस एग्जामिनेशन को अपने पहले प्रयास में क्योंकि किया। मैम क्योंकि जब मैंने एग्जाम देके मैंने जब एग्जाम हॉल से निकला तो ज्यादा लोग बोल रहे थे कि टू क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए, सब लोग एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे, वो रोहिंग्या था। मगर H1B वीजा किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया और मुझको मैंने वो लेक्चर देख के रखा था, इसलिए मेरा वो वाला भी कॉमन आ गया, तो मैंने मेरा एक पेपर अच्छा गया था इसके लिए। और को आपने डिस्क्रिप्टिव की बात आपने आप अभी कर रहे थे, तो मैं डिस्क्रिप्टिव पे ही और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगी। जो इंग्लिश सेक्शन होता है डिस्क्रिप्टिव है, वो कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि मोर और लेस सभी लोग एक ही सोर्स से पढ़ते हैं, बट सबसे अलग कैसे बने, आउटशाइन कैसे करें? मैं इस बारे में बोलना चाहता हूँ, मेरा इंग्लिश में थोड़ा सा प्लस पॉइंट था क्योंकि मेरा इंग्लिश में ग्रेजुएशन, एमए और बीएड सब कुछ किया हुआ है। तो मेरा इंग्लिश में थोड़ा सा, मैं एज आई एम ए लिटरेचर स्टूडेंट, तो मेरा थोड़ा सा प्लस पॉइंट था। मगर मुझको थोड़ा सा अलग से मटेरियल भी पढ़ना पड़ा था। और घर में बैठ के मैं एक बात सबको बोलना चाहता हूँ, घर में बैठ के रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट और कितनी कम समय में और कितनी कम वर्ड्स के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं उसमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे मैंने एग्जाम देने के बाद जब हम लोग सब निकले तब बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम आया था कि सब लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे, पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो इसलिए मुझको लगता है सबको एग्जाम देने के पहले थोड़ा सा मॉक टेस्ट दे देना जरूरी है। क्योंकि जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। बिल्कुल, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको समझ में आता है कि आप एग्जाम पेपर में आप कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं। उस पर भी हम थोड़ी और चर्चा करेंगे डिटेल में, लेकिन जो मैथ्स और करंट अफेयर्स का सेक्शन, करंट अफेयर्स की आपने बात की, मैथ्स भी एक डिस्क्रिप्टिव होता है। आप इंग्लिश ग्रेजुएट हैं, आपने कैसे मैथ्स प्रिपेयर किया? देखिए मैम, मैथ्स में जो मिसलिनियस का डिस्क्रिप्टिव मैथ्स आता है ना, वो थोड़ा एकदम कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, एकदम एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ आपको लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। एक्चुअली मैं तो मैंने सीजीएल का कोचिंग मेरा प्रिपरेशन ले रखा था, इसलिए मुझको मैथ में ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। जस्ट मैंने लिख के प्रैक्टिस, इसको आपको डिस्क्रिप्टिव वे में लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो प्रैक्टिस किया। तो मैथ्स में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते इस एग्जाम्स में। कोई पहले ही सीजीएल टाइप का मैथ अगर प्रैक्टिस कर चुका है। मगर जो मेन जो प्रॉब्लम्स आता है वो है जीके पार्ट में। क्योंकि मैंने पहले भी बोला, बाद में भी बोल रहा हूँ, करंट अफेयर्स से जितना क्वेश्चंस आया था, तो ज्यादातर ही लोग डिस्क्रिप्टिव पार्ट छोड़ के आ गए थे, जो मेरा टर्निंग पॉइंट रहा था। बेशक, और हमें बहुत खुशी है कि और को हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा हैं, हम फिर से यही दोहराना चाहेंगे। आपने सीजीएल की आपने प्रिपरेशन की थी, इसलिए मैथ्स आपको आसान पड़ा, और जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिनको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, उसको उनको एग्जामिनेशन पैटर्न समझना होगा अच्छे से, और फिर आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली पिछले साल के पेपर्स को देखकर कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि जो लोग बोलते हैं पिछले पेपर सॉल्व करके अभी आप जाएंगे तो थोड़ा शायद हेल्प हो जाएगा, मगर अभी ऐसा नहीं रहा है। अभी आप पिछले साल का पेपर सॉल्व करके जाएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, इवन क्वेश्चंस तो नहीं आएगा, उसके बाद आपका पैटर्न भी चेंज हो चुका होगा। तो मुझको लगता है आपको डिस्क्रिप्ट जो भी पढ़ाई करना है उसको डिटेल्ड वे में करना चाहिए, क्योंकि अभी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, इवन पैटर्न भी रिपीट नहीं होता। और को हम मॉक टेस्ट की बात करते हैं। आपने मॉक टेस्ट को बहुत ही एम्फेसाइज किया है। आप कैसे प्रैक्टिस करते थे? आप हर दिन आंसर्स लिखते थे, या फिर एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले से आपने मॉक टेस्ट देना शुरू किया? मैम यही गलती सब लोग करते हैं कि एग्जाम्स के एक महीने पहले से सब लोग मॉक टेस्ट देना शुरू करते हैं और डिस्क्रिप्टिव तभी से पढ़ना शुरू करते हैं। अगर पहले प्रीलिम निकल गया उसके बाद अगर मिला तो डिस्क्रिप्टिव पढ़ना शुरू करते हैं। मगर ये मुझको लगता है कि ये गलत है, क्योंकि जो प्रीली के बाद जो 2-3 महीने रहते हैं उसमें आप क्वालिटी डिस्क्रिप्टिव नहीं लिख सकते। आपको अगर डिस्क्रिप्टिव लिखना है, अगर आपको क्वालिटी वर्ड्स ऐड करना है, तो आपको पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एकदम पहले से। ऐसा जब भी आप
मिनिमम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन समझ जाएंगे तभी से आपको प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए, तभी जाके आप एग्जाम हॉल में जाके क्वालिटी राइटिंग लिख के आएंगे। विदाउट दैट सब एवरेज हो जाता है, और एवरेज में सिलेक्शन का चांसेस भी एवरेज हो जाता है। जैसे औरको ने बताया कि 1 महीने पहले एग्जाम के पहले लिखना एक वाइज ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको क्वालिटी आपको डिलीवर करनी है अपने एग्जामिनेशन में, आपको सिलेक्शन चाहिए, ना कि कोरम कंप्लीशन होना चाहिए एक मॉक टेस्ट। ये तो बात हमने प्रीलिम्स और मेंस रिटन की बात करनी है। अब हम पर्सनालिटी टेस्ट की बात करेंगे, तो आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और उसको आपने कैसे टैकल किया? जो बेसिक्स क्वेश्चंस है उन्होंने बेसिक्स क्वेश्चंस के मेरे और मेरे एजुकेशन के बारे में, मेरे जगह के बारे में जो ज्यादा क्वेश्चंस किए थे वो एजुकेशन से रिलेटेड किए थे, क्योंकि मैंने बोला था कि मैंने रिसेंटली बीएड कंप्लीट किया है, तो बीएड रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, जो नेशनल एनईपी जब रिसेंट हुआ है उससे पहले का भी एनईपी का क्वेश्चन किया था, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन स्किप किए थे, तो मुझे मगर उसका शायद इफेक्ट कुछ नहीं पड़ा, शायद उन लोगों ने मुझको ठीक से देखा था, इसलिए शायद ठीक हो गया। और को बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। आपने जैसे कहा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपने स्किप भी किए थे, तो आप बहुत सारे लोगों की डिलेमा क्लियर कर रहे हैं कि अगर आप क्वेश्चन स्किप भी करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप बता दे नहीं आ रहा है, आप उनको वहां पे ब्लफ ना करें। एकदम से मैम, अगर आप वहां पे जाके टाइम वेस्ट मत करे, डायरेक्टली बोल दीजिए कि आपको नहीं अब मालूम है, पोलाइट से आप अगर बोल दे सर को कि आपको क्वेश्चंस मालूम नहीं है, तो उन लोगों ने स्किप करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। वो मुझको लगता है वही इफेक्टिव वे है पर्सनल टेस्ट देने का। और को हम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और it was amazing to know about your experience, about your journey, and how Study IQ has helped you to clear multiple of examinations that you have cleared. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you.